अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसको आम अल्फाज में एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि ये बात मानी जाती है कि पूरी दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी के जिस्म में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन तमाम अफराद में इसके जो सिम्टम्स हैं वो नमूदार नहीं होते। सिर्फ उसमें से 10 से 12% अफराद ऐसे होते हैं जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर ऐसे इलाकों में प्रेवलेंस करती है जहाँ पर पुअर सैनिटेशन कंडीशंस हों, जहाँ पर सफाई-सुथराई का ज़्यादा इंतज़ाम ना हो। जैसे हमारे मुल्क में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा सफाई-सुथराई का इंतज़ाम नहीं रखा जाता। तो ये बीमारी ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती है, खूब फलती-फूलती है। ये बीमारी ज़्यादातर आलूदा ग़िज़ा खाने से, आलूदा पानी पीने से होती है, क्योंकि अगर आपकी ग़िज़ा में या फिर आपके पानी में ये बैक्टीरिया मौजूद है, जो कि किसी भी तरह से आपकी ग़िज़ा में शामिल हो गया है, तो ये फिर स्टमक में चला जाता है और वहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट का वेट करता है और ग्रो करता है। और जब इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो फिर अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। यूजुअली होता क्या है कि आपके घरों में जो पीने का पानी आता है, अगर अंडरग्राउंड वहाँ पर किसी सीवरेज लाइन के साथ वहाँ पर उसका मिलाप हो जाए और सीवरेज लाइन के अंदर अगर ये बैक्टीरिया मौजूद था, तो वो आपके पीने के पानी में भी शामिल हो जाता है। इस तरह से जब आप पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं और वो फ़िल्टर पानी भी नहीं होता और उसको आप बॉयल भी नहीं करते, तो ये बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके जिस्म तक पहुँचने में रसाई हासिल कर लेता है। इसके अलावा ये बात मानी जाती है कि जिस्म में जो सलाइवा होता है, यानी कि थूक है, इसके ज़रिए या फिर वॉमिट वगैरह के ज़रिए ये बैक्टीरिया एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक ट्रैवल करता है। इस बीमारी की अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर ली जाए तो ये जो 10 से 12% मरीज़ होते हैं, अगर अपना मुकम्मल इलाज कर लें तो ये बीमारी यकीनन 100% ट्रीटेबल है। लेकिन अगर ऐसे लोग अपना इलाज नहीं करते हैं तो आगे चलकर यही लोग इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है या फिर स्टमक कैंसर भी इसमें शामिल है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में मुब्तला अशख़ास के अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन से जो एक सिम्पटम है, जो सब में रिपोर्ट होता है, वो ये है कि उनमें एब्डोमिनल एरिया में, स्टमक में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। ऐसा उनको महसूस होता है कि उनके स्टमक के अंदर कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है। और जब वो एम्प्टी स्टमक होते हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता, तो ये जो सिम्पटम्स हैं ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। इनसे बचने के लिए अगर मरीज़ कुछ थोड़ा बहुत खा पी लें, तो उसके बाद उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, पेट में गैस भरना शुरू हो जाती है, नौज़िया, मतली की शिकायत होती है, इसके साथ-साथ भूख नहीं लगती और ऐसे मरीज़ों का वज़न जो है वो दिन-ब-दिन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके थ्रू ये देखा जा सकता है कि आया कि मरीज़ एच पाइलोरी इन्फेक्शन में सफ़र कर रहा है या नहीं। इसमें ब्लड टेस्ट फॉर एंटीजन ऑफ एच पाइलोरी टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन ये ब्लड टेस्ट काफ़ी नहीं होता कि हम कंसिडर करें कि मरीज़ की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर माज़ी में कभी मरीज़ को एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ था और उसका सक्सेसफुली इलाज भी हो गया, लेकिन आज जो उसको सिम्पटम्स आ रहे हैं वो किसी और मर्ज़ की वजह से आ रहे हैं और अगर हम उसका एच पाइलोरी टेस्ट करवाएँगे तो वो पॉज़िटिव ही आएगा। और इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया की तकरीबन निस्फ़ आबादी के जिस्म में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो उस सूरत में भी अगर हम इसका ब्लड टेस्ट करवाएँगे तो भी रिपोर्ट पॉज़िटिव ही आएगी। तो इस सूरत में डायग्नोज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि आया कि ये जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हैं या फिर किसी और मर्ज़ की वजह से हैं। लिहाज़ा अपनी इस तशख़ीस को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो मोस्ट ऑथेंटिक वे यूज़ किया जाता है, वो स्टूल टेस्ट होता है। स्टूल टेस्ट यानी पखाने का टेस्ट जो है वो लेबोरेटरी में दे दिया जाता है और उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर तशख़ीस हो जाती है कि ब्लड जिस्म में एच पाइलोरी इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं कि अगर पेशेंट कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है या फिर स्टमक में जो एसिडिटी को कम करने वाली अद्वियात होती हैं, जैसे कि पीपीआईज़ हैं या फिर एस्टो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, तो अगर मरीज़ इन 2 तरह की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अद्वियात रोक दी जाती हैं 10 से 12 दिन के लिए, ताकि रिपोर्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट ना आए और रिपोर्ट सही है। इसके अलावा ब्रेथ टेस्ट भी करवाया जाता है, यानी सांस के ज़रिए भी तशख़ीस की जाती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जब चले जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है या फिर उनमें स्टमक कैंसर होने के चांसेस मौजूद हैं, तो उनमें फिर एंडोस्कोपी का ऑप्शन लिया जाता है। एंडोस्कोपी एक छोटा-सा पाइप होता है जिसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, वो मुँह के रास्ते दाखिल किया जाता है और वो एसोफेजियस यानी खुराक की नाली से होते हुए स्टमक तक जाता है और मैदे की हालत को देख लेता है कि आया कि वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन तो डेवलप नहीं हो गई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंडोस्कोपी का ऑप्शन तमाम मरीज़ों में नहीं लिया जाता। ये सिर्फ़ उन मरीज़ों में लिया जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे होते हैं।
एच पाइलोरी इन्फेक्शन की अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोंटोलॉजी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कंसिडर की जाती है, उसके मुताबिक पेशेंट को 3 तरह की अद्वियात दी जाती हैं। इसमें पहले नंबर पर प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स होते हैं और ये पीपीआईज वो अद्वियात होती हैं जो कि स्टमक में एसिडिक नेचर को कंट्रोल करती हैं। इसके साथ मजीद 2 एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक एमॉक्सिसिलिन और इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन क्लेरिथ्रोमाइसिन की है। अब से कुछ अर्सा पहले तक क्लेरिथ्रोमाइसिन के बजाय मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मेट्रोनिडाजोल के अगेंस्ट चूंकि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखी जा रही है, तकरीबन 50 to 55% केसेस में रेजिस्टेंस आती है, तो लिहाजा अब मेट्रोनिडाजोल के बजाय क्लेरिथ्रोमाइसिन को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कंसिडर किया जा रहा है। मरीजों को आम अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई एंटीवायरल ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी मरीज के जिस्म में कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और दवाई का सही इस्तेमाल ना किया जाए, मुकम्मल कोर्स ना किया जाए, तो वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी पैथोजन जो बॉडी में इन्वॉल्व है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो उस ड्रग के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस, एक बैरियर बना देता है और उस दवाई का असर खत्म हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। और फ्यूचर में जब वो दवाई इस्तेमाल की जाती है तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मेट्रोनिडाजोल के अगेंस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखी जा रही है। ऐसे मरीजों को 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है और ये डॉक्यूमेंटेड है और ये देखा गया है कि अगर ऐसे मरीज अपना मुकम्मल इलाज कर लें तो इन 3 अद्वियात से 90% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसे मरीज जो कि प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दें, रिलैप्सर्स हों, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन कंसिडर किया जाता है और इसमें भी 3 अद्वियात ही यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पीपीआईज ही होती हैं जो कि एसिडिक नेचर को कंट्रोल करती हैं स्टमक में। दूसरी दवाई एमॉक्सिसिलिन ही होती है, लेकिन तीसरी दवाई क्लेरिथ्रोमाइसिन के बजाय उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन ऐड कर दी जाती है। कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये भी देखा गया है कि डॉक्टर हजरात जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर ही लीवोफ्लॉक्सासिन ऐड कर देते हैं। उससे रिजल्ट तो उनको खातिर खा मिल जाते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपको गाइडलाइंस मिली हुई हैं उसको ही फॉलो करें, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि मेट्रोनिडाजोल के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, अगर वक्त गुजरने के साथ साथ लीवोफ्लॉक्सासिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लिहाजा जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। जो आप एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है पहले उसको फॉलो करें, अगर उससे आपके पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिल जाता है तो आपको सेकंड लाइन ट्रीटमेंट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मरीजों से मुखातिब होते हुए एक बहुत ज़रूरी मशवरा मैं उनको देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन अद्वियात से महफूज रहें और इस अजियतनाक बीमारी से महफूज रहें, क्योंकि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो जानते हैं कि कितनी अजियतनाक बीमारी है, उनका लाइफस्टाइल कितना बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है, बहुत तकलीफदेह और एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह की कंडीशन से महफूज रहें तो आपके लिए एक मशवरा ये है कि अपनी हाइजीन को बेहतर करें। जब भी खाना खाएं तो हाथ धोकर खाना खाएं। इसके अलावा घरों में फिल्टर वाटर इस्तेमाल करें और अगर आप फिल्टर वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको अपने घर में बॉयल वाटर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पानी है ये आपकी एक डायरेक्ट सोर्स है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया आपके जिस्म तक पहुँचता है और अपने असरात दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोशिश करें, आखिरी कोशिश ये करें कि जो भी आप खाना खाते हैं अपने घर का ही खाएं, बाहर के खाना खाने से इज्तनाब करें। और अगर आपको बाहर खाना खाना ही है तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जो कि साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा गया हो। लिहाजा अपनी हतमुल इम्कान कोशिश करें कि आप सफाई सुथराई का एहतमाम करें ताकि आप इस तकलीफदेह मर्ज से बच सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और जो सवालात आपके जहन में थे एच पाइलोरी इन्फेक्शन को लेके वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए होंगे। अपना और अपने अहल वाल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।